हेलो एस्पिरेंट, इस सीरीज के कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चंस का डिस्कशन सुबह प्रेफरेबली किया जाता है और आंसर का डिस्कशन लेट इवनिंग में, जिससे कि आपको टाइम मिल सके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। इस बीच जिन एस्पिरेंट्स को अपना आंसर फ्री इवेलुएट कराना है तो वो इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। इसके अलावा इन डेली क्वेश्चंस को फर्दर क्लासिफाई किया है सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसका फायदा यह होगा, एस्पिरेंट्स का स्टैटिक पोर्शन अभी कंप्लीट नहीं है या फिर उनका कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही कंप्लीट है, फॉर एग्जांपल GS1 का आर्ट एंड कल्चर, तो ऐसे एस्पिरेंट डायरेक्ट चैनल पर जाकर GS1 की प्लेलिस्ट खोल सकते हैं और उसमें दिए गए सारे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन एंड आंसर के डिस्कशन को देख सकते हैं और साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जिन्हें 1 या 2 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं डेली। बाकी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस तो आप डेली प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, क्योंकि उनके लिए मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड नॉलेज ही चाहिए होती है। इस तरह आप अपनी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने के साथ साथ उन टॉपिक्स को भी लर्न और रिवाइज कर पाते हैं जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। यह इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें अपनी कॉपीज फ्री इवैल्यूएशन के लिए सेंड करनी है। प्लीज़ सबसे पहली बात, एक फाइल में एक ही आंसर को भेजें, वरना जितने आंसर्स होंगे उस पर्टिकुलर फाइल को रिवर्ट बैक करने में उतना ही टाइम लगेगा। अपनी फाइल का फॉर्मेट PDF ही रखें, जिससे कि एनोटेशन मतलब रिमार्क्स लिखने में आसानी हो, और अपने क्वेश्चन और आंसर के अलावा कुछ भी ना लिखें, ना ईमेल आईडी, ना नाम, ना सब्जेक्ट, क्योंकि जितनी क्लियर कॉपी होगी उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा रिमार्क्स लिखने के लिए। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको आपकी कॉपी इवेलुएट होकर 2 से 3 दिन में मिल सकती है, पर कभी कभी कॉपीज़ का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए 5 से 7 दिन का भी समय लग सकता है। एंड सिंसियर अपॉलॉजीज टू दोज स्टूडेंट्स जो हिंदी फॉर्मल लैंग्वेज में अपनी कॉपीज़ को इवेलुएट कराना चाहते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की कॉपीज़ को इवेलुएट कराना चाहते हैं। फिलहाल यह अभी पॉसिबल नहीं है, मे बी इन नियर फ्यूचर If it get possible, we will let you know. Lastly, क्रिस्प कंटेंट से कनेक्ट होने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रियल टाइम PDF लिंक्स को शेयर किया जा सकता है, और आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अपने फीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज हर तरह के क्लासिफिकेशन से आप रीड कर पाएंगे। फिलहाल अभी ये ग्रेजुअली अपडेट होती है, फ्यूचर में इसकी स्पीड और तेज हो जाएगी अपडेट होने की। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा, आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट। यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काउ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे।
क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है, और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं, और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन के डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का GS 1 का क्वेश्चन देखते हैं। Examine how the decline of traditional artisanal industry in colonial India crippled the rural economy। यह क्वेश्चन आपका UPSC मेंस एग्जाम 2017 के अंदर पूछा गया था। इसको आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज़ और इशूज़ के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले सोचेंगे किस टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो यहाँ पर कॉलोनियल इंडिया की बात हो रही है। उस समय जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी आर्टिसंस वाली, ब्रिटिशर्स की वजह से वो कम होती गई और इसका असर रूरल इकोनॉमी पर भी पड़ा। और डायरेक्टिव वर्ड है एग्जामिन। तो इस पूरे कंटेक्स्ट को सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि कैसे ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री के कम होते जाने से रूरल इकोनॉमी की कमर टूटी। अब इतनी बड़ी इकोनॉमी है, कोई एक वजह से तो नहीं हुआ होगा, राइट? इसलिए हमें जितने भी पॉइंट्स हमें पता है हम उन्हें लिखने की कोशिश करेंगे। कंटेंट इसका आप कहीं से भी गैदर कर सकते हैं, स्टैटिक पार्ट का पोर्शन है, आसानी से हिस्ट्री की बुक के अंदर से मिल जाएगा। इस आंसर का स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप इस जो कंटेक्स्ट है उसी के ही ओवरव्यू देकर शुरू कर सकते हैं। फिर बॉडी के अंदर आप डिटेलिंग करेंगे, हर एक फैक्टर को डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन, जो भी वजह बने इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने की और फिर उसकी वजह से रूरल इकोनॉमी पर किस तरह से असर पड़ा। फिर लास्टली आप कंक्लूजन के अंदर कंसिक्वेंसेस बता सकते हैं कि इन सब की वजह से किस तरह की चीज़ें बनी और क्या क्या फेस करना पड़ा। इस आंसर को आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ये आपका मेंस एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। इस आंसर के हिंट्स को हम बाद में देखेंगे। आज का GS 2 का क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द आइडिया ऑफ ई डिप्लोमेसी इन डिजिटल एज। इस क्वेश्चन को आप GS 2 के सिलेबस इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको इसका कंटेक्स्ट पता चल गया होगा। इसकी ब्रॉड थीम है ई डिप्लोमेसी। ई डिप्लोमेसी के बारे में हमें बात करनी है और जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है क्रिटिकली एनालाइज। इसका मतलब हो जाएगा हमें इसके बारे में मेरिट, डीमेरिट दोनों साइड्स हमें बतानी होंगी। इसके बारे में कंटेंट आपको रीसेंट एडिटोरियल्स के अंदर इस इशू को काफ़ी लिया गया है, तो आपको उसके अंदर से मिल सकता है। करंट अफेयर का ये टॉपिक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप सबसे पहले ई डिप्लोमेसी, डिजिटल डिप्लोमेसी के बारे में बताएंगे और फिर जैसे कि कीवर्ड है, डायरेक्टिव वर्ड है क्रिटिकली एनालाइज, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप मेरिट्स बताएंगे और साथ में दूसरी साइड को भी बताएंगे, मतलब डीमेरिट्स। क्योंकि वर्ड लिमिट है 250, तो आप उसका ध्यान रखते हुए वे फॉरवर्ड भी दे सकते हैं। बेसिकली जो आपने डीमेरिट्स बताए होंगे उन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसके बारे में वे फॉरवर्ड के अंदर सॉल्यूशन दे सकते हैं। और फिर लास्ट में आप ई डिप्लोमेसी की क्या सिग्निफिकेंस है यह बताकर आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं।
फाइनली आज का GS4 का क्वेश्चन देखते हैं। यह एक केस स्टडी है। यहाँ पर बात हो रही है एक बहुत बड़ी कंपनी की जो कि इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने वाली कंपनी है और बहुत ही लार्ज स्केल पे ये केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है। अब इसे एक एडिशनल यूनिट सेटअप करनी है, लेकिन काफ़ी स्टेट्स ने मना कर दिया कि वो अपने स्टेट में इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप नहीं कर देना चाहते, क्योंकि इसका असर इन्वायरमेंट पे पड़ता है और साथ में ह्यूमन लाइफ पर भी। लेकिन एक स्टेट है जिसने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ पे सेटअप करने दिया। काफ़ी अपोजिशन हुए थे, लेकिन वो यूनिट सेटअप हो गई। अब उस यूनिट को 10 साल हो गए सेटअप हुए और अच्छे से वो अपना प्रोडक्शन करती रही। लेकिन अब जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स थे उनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा था, उधर की लैंड, वाटर और एयर तीनों चीज़ें ख़राब हो रही थी और सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो क्रॉप थी वो भी ख़राब हो रही थी। साथ ही ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लग गई और एनिमल्स के ऊपर भी, जिसकी वजह से लोग एजिटेट होने लगे और प्रोटेस्ट करने लगे। उन्हें कंट्रोल करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हुई, मतलब उन पुलिस एक्शन लिए गए थे उन्हें कंट्रोल करने के लिए। इस तरह की चीज़ों को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि इस फैक्ट्री को क्लोज कर दिया जाए। अब उस फैक्ट्री को क्लोज करने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट वाली दिक्कत तो हुई, उन सभी वर्कर्स को दिक्कत हुई जो कि डायरेक्टली एम्प्लॉयड थे और साथ में जो इनडायरेक्टली भी एम्प्लॉयड थे। साथ ही वो इंडस्ट्रीज भी इफेक्टेड हुई जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के केमिकल के ऊपर डिपेंड थी, जो इस केमिकल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके अपना प्रोडक्ट बनाती थी। ऐसे में आप एक सीनियर ऑफिसर हैं जिसको इस इशू को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो आप इस इशू को कैसे एड्रेस करेंगे, आपको ये केस स्टडी डीकोड करनी है। केस स्टडी समझने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे आपको मेजर्स बताने हैं एक एक इशू के बारे में जो इस केस स्टडी के अंदर प्रॉब्लम की तरह मेंशन है। न्यूज़पेपर्स के अंदर इस तरह के इशू आते रहते हैं जिन पर आपका ध्यान जाना चाहिए और आप वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। साथ में जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उस नॉलेज को यूज़ करके आप इस केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। इसे खुद करने की कोशिश करिए, हम इसे देखेंगे बाद में। इस केस स्टडी के आंसर हिंट्स को हम बाद में देखेंगे, जब तक आप खुद करिए। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।